बुलेटिन में खुश आमदीद और अब आपको बताएं कि बरसों की अगर मगर ठिकाने लगी। क्रिप्टो करेंसी की पाकिस्तान में एंट्री, पाकिस्तान भी डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ने लगा है। नईम खानानी रियल स्टेट टोकनाइजेशन कंपनी का कहना है, स्टेट बैंक पाकिस्तानी रुपए को डिजिटल करेंसी पर मुंतकिल करने के लिए काम कर रहा है। बहुत जल्द पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन हो जाएगी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बिल्ड करने में सपोर्ट करेगी। तफसीलात काविश मेमन के से जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का शोर है। बिल आखिर पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ख्याल आ ही गया कि इसकी अहमियत क्या है। इस हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर ने अहम ऐलानात किए हैं और कहा है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने के लिए स्टेक होल्डर्स से मुशावरत का सिलसिला शुरू कर लिया गया है। मेरे साथ नईम खानानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नईम साहब, बताइएगा क्या मामला है? कहा जा रहा था कि क्रिप्टो करेंसी में खतरात बहुत ज़्यादा हैं, अब स्टेक होल्डर्स बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत हुई है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, पाकिस्तान ने जो डिजिटल नेशन एक्ट अब ये 2025 अर्ली में अप्रूव किया है, ये उसकी बुनियाद डालता है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी जो है वो डिजिटलाइज होने जा रही है और हर सेक्टर में डिजिटाइजेशन होगी। तो जो क्रिप्टो है वो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त PKR को डिजिटल करेंसी के तौर पे कन्वर्ट करने के लिए बहुत कोशां है और बहुत जल्द पाकिस्तान जो है वो उन लीग्स में शामिल हो जाएगा जहाँ पे हमारी करेंसी जो है वो डिजिटल करेंसी हो जाएगी PKR। डिजिटल करेंसी के साथ साथ डिजिटल एसेट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और ये डिजिटल एसेट्स जो हैं वो टोकन्स की शक्ल में, टोकनाइजेशन की शक्ल में जब आएंगे तो ये क्रिप्टो में डील होंगे और ये एसेट बेस्ड टोकन्स होंगे। दुनिया भर में रियल एसेट्स जो हैं, रियल एस्टेट एसेट्स जो हैं या रियल वर्ल्ड एसेट्स जो हैं वो टोकनाइज होना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान भी उस लीग में शामिल हो गया है। SCCP ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सैंडबॉक्स टेस्टिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियों की टेस्टिंग शुरू करवा दी है, जिसमें रियल वर्ल्ड एसेट्स, जिसमें रियल एस्टेट्स है, उसको टोकनाइज करने का आगाज़ हो गया है और बहुत जल्दी ये टोकनाइज्ड डिजिटल एसेट्स अवेलेबल होंगे जो डिजिटल करेंसीज़ में और क्रिप्टो में ट्रेड हो सकेंगे। इकोनॉमी पे क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आप देखें तो जो हमारी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उसके साथ साथ जो हमारे रीजनल इकोनॉमीज़ में सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट में UAE और कतर, ये भी क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स को बहुत ही तेज़ी से उसको अडॉप्ट करने की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान में भी जिस तरह मैंने आपसे कहा कि रियल एस्टेट के अलावा रियल वर्ल्ड एसेट्स जो हैं जब डिजिटल टोकन्स में आ जाएंगे तो डिजिटल करेंसीज़ और देन लेटर क्रिप्टो बेस्ड करेंसीज़ की तरफ जाएंगे, जिससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस वक्त जो हमारी फ्रीलांसर्स हैं या जो मिलेनियल जनरेशन है वो पाकिस्तान में क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है और क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है। तो जब पाकिस्तान में डिजिटल एसेट्स खुद अवेलेबल होंगे पाकिस्तान में ही और वो एसेट बेस्ड एसेट्स होंगे तो नॉट ओनली क्रिप्टो बल्कि डिजिटल करेंसीज़ को भी और डिजिटल एसेट्स की कन्वर्जन को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। रेगुलेटरी के हवाले से बात की, कोई रेगुलेटर नहीं है इनका, तो ये खतरात तो रहेंगे फिर? देखिए, ये रेगुलेटर जो है वो डिसेंट्रलाइज करेंसीज़ में रेगुलेटर नहीं होता तभी वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। बट पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन करेंसीज़ को जो है, जिस तरह मैंने आपसे कहा, डिजिटल करेंसीज़ की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो स्टेबल कॉइन की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। तो एसेट बेस्ड टोकन्स और ये जो डिजिटल करेंसीज़ जब आ जाएंगी उसके बाद ये फ्रेमवर्क रेडी हो जाएगा कि करेंसीज़ को डिसेंट्रलाइज्ड वे में किस तरह से कंट्रोल किया जाए, जिसके लिए डिफरेंट रेगुलेशंस हैं EU के अंदर और EU उसमें आगे है, जिसके बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जिससे ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। इसकी पीछे अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज़ जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ हैं और पाकिस्तान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो टोकन्स हैं रियल स्टेट्स और रियल वर्ल्ड एसेट्स की, इसके पीछे ब्लॉकचेन DLT डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का ब्लॉकचेन इन्वॉल्व है और पाकिस्तान उस टेक्नोलॉजी में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सपोर्ट करेंगे इस इकोसिस्टम को बिल्ड करने में, जिसमें पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी, जिसमें क्रिप्टो, जिसमें DLT बेस्ड टोकन्स ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स चल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नईम खानानी मेरे साथ मौजूद है, कहते हैं कि पाकिस्तान डिजिटल करेंसीज की जानिब आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत शुरू कर दी गई है। देखना ये कि इसके मुल्क की इकॉनमी पर किस तरह मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। जी
اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن جمشید کوارٹر ہاشم مسعود کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن پختہ تجاوزات کا صفایا کر دیا گیا۔ ہاشم مسعود کہتے ہیں کمشنر کراچی کی ہدایت پر عالمگیر روڈ کو ماڈل شاہراہ بنا رہے ہیں۔ تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر میں تجاوزات قائم کرنے والوں کی شامت، کمشنر کراچی کی ہدایت پر آپریشن تیز کر دیا گیا۔ عالمگیر روڈ پر بھاری مشینری کے ذریعے تجاوزات کا صفایا کر دیا گیا۔ آپریشن اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن جمشید کوارٹر ہاشم مسعود کی زیر نگرانی کیا گیا۔ اے سی جمشید کوارٹر کا کہنا تھا کہ بعض عناصر تجاوزات رکوانے کے نام پر لوگوں سے رقم بٹور رہے ہیں۔ عوام کسی جھانسے میں نہ آئے، تجاوزات ہر صورت ختم کر کے ماڈل شاہراہ بنائیں گے۔ میں آپ کے میڈیا چینل کے تھرو اور ساری عوام تک لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم 2 دن پہلے یہاں پہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن سافٹ انکروچمنٹ ڈرائیو کرنے آئے۔ اس کے بعد کچھ کرپٹ عناصر یہاں پہ آئے اور لوگوں سے بھتہ ڈیمانڈ کیا کہ جی ہمیں 2 لاکھ دیں، ہمیں 5 لاکھ دیں، ہم اے سی کو سیٹل کر لیں گے، ہم ٹی ایم سی کو سیٹل کر لیں گے، آپ کی انکروچمنٹ نہیں ٹوٹے گی۔ میرا آپ سب کو میسیج ہے، ایسے جو بھی کرپٹ عناصر ہیں ان کی آپ نے بالکل بات نہیں سننی۔ آپ ان کو 2 لاکھ 5 لاکھ دیکھ کے ضائع کریں گے۔ جو بھی انکروچمنٹ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اس کو کلیئر کریں گے، نہ صرف اس روڈ پہ بلکہ تمام روڈز پہ جہاں بھی ہم آپریشن کریں گے ہم کمپلیٹ اور یونیفارم پالیسی کے ساتھ ہم آپریشن کریں گے۔ چیئرمین جینا ٹاؤن رضوان عبدالسمیع بولے، تجاوزات کے خاتمے کے بعد عالمگیر روڈ پر بیوٹیفیکیشن کا کام کیا جائے گا۔ دیکھیں، ہم نے اس روڈ عالمگیر روڈ کے اوپر جمال الدین افغانی اور بہادر شاہ ظفر روڈ پہ ہم نے جتنے اوور ہیڈ کیبلز تھے سب کو ہم نے کل سے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے اور ساری کیبلز اب انڈر گراؤنڈ جائیں گی۔ اس پہ ہر طرح کے بینرز، پوسٹرز اور پبلسٹی کی پابندی ہے اور انکروچمنٹ انشاءاللہ ہم اے سی جمشید کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں اور روڈ کو ہم بیوٹیفائی بھی کریں گے، کنسٹرکٹ بھی کریں گے، کارپیٹ بھی کریں گے اور جو ریکوائرمنٹ ہم کو ہوگی اس میں اس کو بیوٹیفائی کرنے کی ہم پیچھے نہیں ہٹیں۔ آپریشن جینا ٹاؤن کے محکمہ انسداد تجاوزات نے کیا، جس میں بھاری مشینری استعمال کی گئی، جبکہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود رہی۔ کیمرامین عمران ایکے کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن رجسٹرڈ ہیں یا نہیں، سوالات پیدا ہو گئے۔ چیئرمین عبدالسمیع خان صحافیوں کے سوالات پر پریشان ہو گئے، ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن کے سوال کو گول کر گئے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرولیم ڈیلرز کی نمائندہ تنظیم پر انگلیاں اٹھنے لگیں۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ڈی جی ٹی او سے رجسٹریشن متنازع بن گئی۔ چیئرمین پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان نے پریس کانفرنس میں کہا، آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز کی 4 مارچ کو ہونے والی ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ کہا، اس گروپ کو ہمارے خلاف حکومت اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے کھڑا کیا ہے، ہڑتال ناکام ہو جائے گی۔ ہم نے بعدہ احتجاج کیا، اوگرا سے بھی، کمنی سے بھی۔ اب آپ ہی ذریعے ہیں ہمارے لیے کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ جہاں تک 4 تاریخ کا ہے، ہم نے کوئی 4 تاریخ کا اناؤنسمنٹ نہیں کیا، ہم کریں گے، مگر ابھی تک میں یہ صاف کرنا کہتا ہوں، اگر ہم 4 تاریخ کا آپ کو آج نہ بتاتے تو ڈیلر پیٹرول بھر لیتے اور اس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے الیکشن کیوں نہیں ہوتے، کیا ایسوسی ایشن ڈی جی ٹی او میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں، جس پر عبدالسمیع خان جواب نہ دے سکے اور ترجمان طارق حسن کو بلا لیا۔ کہاں چلے گئے یار، آپ کہاں چلے گئے؟ اب دیکھیں، ہم جو کورٹ میں گئے ہیں ان کے خلاف وہ بتا دے خالی آپ ڈی جی ٹی او میں رجسٹرڈ ہیں، ہم رجسٹرڈ ہیں، کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ آپ باہر کہاں چلے گئے؟ طارق حسن نے بتایا کہ 2 سال قبل ڈی جی ٹی او میں رجسٹریشن کرانے گئے تھے، رجسٹریشن پروسیس میں ہے۔ جب ہم 2 سال پہلے ڈی جی ٹی او میں گئے تھے، 3 سال پہلے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، تو انہوں نے جب ان سے تھوڑے سے اختلافات جو ہوئے، جو بھی ہوا، انہوں نے بھی پی پی ڈی اے کے نام سے وہاں پہ رجسٹریشن کرانے کی کوشش کی، جس کو ہم نے ہائی کورٹ سے چیلنج کر کے ان کا پی پی ڈی اے کا رکوا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہمارا وہاں پروسیس الحمدللہ پروسیس ہمارا وہاں پہ جاری ہے۔ عبدالسمیع خان کا کہنا تھا کہ حالات ہماری انڈسٹری کے خلاف ہیں، جب سے ڈی ریگولیشن کی باتیں ہوئیں اسمگلنگ بڑھ گئی۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔
MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात की अदायगी का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं 2017 से वाजबात अदा नहीं किए गए। मुलाजमीन की तनख्वाहों से काटे गए 25 अरब रुपए की तहकीकात कराई जाए। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस नाइंसाफियों का नोटिस लें। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। MQM पाकिस्तान बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन की आवाज बन गई। रिटायर्ड मुलाजमीन के हुकूक के लिए वजीर आला हाउस के बाहर धरना देने का इंदिया दे दिया। बहादुराबाद मरकज से मुत्तसिल पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार बोले, 25 अरब रुपए के सरकारी मुलाजमीन के वाजिबात ताहाल अदा नहीं किए गए। वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मामले की इंक्वायरी करवाएं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, कम से कम इन चारों सतह के जो पाकिस्तान के कलीदी ओहदों पर लोग फायज हैं, उन्हें ये पूछना चाहिए कि ये 25 अरब रुपए कहाँ गए। ये अकाउंट में मौजूद होने चाहिए, तनख्वाहों से कटे हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि MQM रिटायर्ड मुलाजमीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। वजीर आला हाउस के बाहर जल्द पुरअमन धरना देंगे। ये लावारिस और यतीम यहाँ मौजूद हैं जिन्हें इनके वाजबात नहीं दिए गए, वो तनहा नहीं है। जो MD कैट के मारे हैं, जो MD कैट के जुल्म का शिकार हैं, वो तनहा नहीं, हम उनके साथ हैं। और ये 25,000 मुलाजमीन ही काफ़ी हैं वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देकर बैठे, चाहे वो रेड लाइन हो। अगर वो रेड लाइन है तो हमारी भी ये डेड लाइन है भाई। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत से रमजानुल मुबारक में शहरियों को रिलीफ देने का भी मुतालबा किया। फारूक सत्तार का कहना था कि गैस और बिजली की लोड शेडिंग न करने के साथ साथ हुकूमत ट्रैफिक वार्डन्स को अहम शाहराहों पर तैनात करे। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। रमजानुल मुबारक में शहरियों को रिलीफ फराहम करने का मिशन। मेयर कराची की हिदायत पर महकमा सिटी वार्डन ने अपने प्लान को हतमी शक्ल दे दी। प्लान के तहत 500 से ज़ायद सिटी वार्डन्स खदमात अंजाम देंगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। माह सयाम में सिटी वार्डन्स की खुसूसी ड्यूटी मगर सहूलतों से महरूम। सिटी वार्डन्स ने 5 साल से बंद इफ्तारी अलाउंस की बहाली का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की हिदायत पर महकमा सिटी वार्डन ने रमजान कंटीजेंसी प्लान मुरतब कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा सिटी वार्डन शहबाज अली खान कहते हैं, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कंटीजेंसी प्लान में सिटी वार्डन की तादाद बढ़ाकर 500 कर दी है, जो शहर के 57 मकामात पर ट्रैफिक को रवां रखने के लिए 2 शिफ्टों में खिदमात अंजाम देंगे। पहले अशरे से लेके तीसरे अशरे तक जो है ट्रैफिक का कंट्रोल सिटी वार्डन संभालेंगे। शहर में 57 मुकामात पर 500 से ज़ायद सिटी वार्डन मौजूद होंगे। उसके अलावा पहले अशरे में से लेके तीसरे अशरे तक नमाज तरावी के जो इज्तिमात होंगे, जो कराची के 10 से ज़ायद मुकामात पर सिटी वार्डन जो है नमाजियों को सहूलत फराहम करेंगे। कंटीजेंसी प्लान में शामिल सिटी वार्डन बोले, माह सयाम की थका देने वाली जिम्मेदाराना ड्यूटी फराहम करने वाले सिटी वार्डन को इफ्तारी अलाउंस मिलता था, जो 5 साल से बंद है। मेयर कराची से दरख्वास्त है कि वो इफ्तारी अलाउंस फराहम करें। इफ्तारी के तो मामला ऐसे हैं कि तकरीबन हमें 5 साल हो गए इफ्तारी अलाउंस नहीं मिल रहा है, और हम रोडों पे बस इतने मुंतज़िर होते हैं कि अवाम हमारे को अफ्तारी करा देती है। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो हमारे को अफ्तारी के पैकेट दे जाते हैं, वरना हमारे को अफ्तारी कहीं से मौसूल नहीं हो रही। अब देख रहे कराची का माहौल भी देख लें, ड्रेस देख लें, लड़के जो है जो रोज़े से होते हैं तमाम, उस पर भी हमें अगर अफ्तारी अलाउंस ना मिले तो होता, अगर अफ्तारी अलाउंस मिल जाएगा तो मेयर कराची का हम बहुत शुक्रगुजार हो जाएंगे। रमजानुल मुबारक के तीनों अशरों में सिटी वार्डन शाहराहों और नमाज तरावी के इज्तिमात के अतराफ तैनात होंगे, जबकि तीसरे और आखिरी अशरे में तिजारती मराकिज के अतराफ खिदमात फराहम करेंगे। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सोलर सिस्टम से सस्ती बिजली बनाने वालों के लिए बुरी खबर। मुल्क भर में सोलर नेट मीटरिंग बिजली सार्फिन से 18% सेल्स टैक्स वसूल करने का हुक्म आ गया। FTO ने नेट मीटरिंग से बिजली की मद में 9 अरब 37 करोड़ रुपए के बड़े माली नुकसानात का इंकशाफ कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए बड़ा झटका। नेट मीटरिंग में बिजली की एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं, टैक्स लाजमी होगा। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने सोलर नेट मीटरिंग पर अहम फैसला दे दिया। मुल्क भर में सोलर नेट मीटरिंग बिजली सार्फिन से टैक्स वसूल करने का हुक्म जारी कर दिया। FTO ने 9 अरब 37 करोड़ रुपए के बड़े माली नुकसानात का इंकशाफ कर डाला।
मुल्क भर में सोलर नेट मीटरिंग बिजली सार्फिन से 18% सेल टैक्स वसूल करने का हुक्म दे दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों और FBR को फैसले पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत भी कर दी। FTO ने फैसला दिया कि डिस्कोस की जानिब से की जाने वाली काबिल टैक्स सप्लाई पर 18% सेल टैक्स आयद होगा। नेट मीटरिंग में सार्फिन की फराहम करदा बिजली को डिस्कोस की फराहम करदा बिजली से मना करने का कोई तस्वुर नहीं। FBR की हिदायत के मुताबिक सेल टैक्स सप्लाई की मजमूई मालियत पर वसूल किया जाएगा। तमाम डिस्कोस बशमुल के इलेक्ट्रिक को सार्फिन को फराहम करदा बिजली की मजमूई कीमत पर सेल टैक्स वसूल करना होगा। नेट मीटरिंग का इस पर कोई असर नहीं होगा। इस उसूल का इत्तलाक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 235 के तहत विद होल्डिंग इनकम टैक्स पर भी होगा। FTO का कहना है कि ये नेट मीटरिंग के असरात से कतई नजर बिजली की मजमूई कीमत पर लागू होगा। नेपरा बिजली की निरखों के तयन की मजाज अथॉरिटी है, मगर नेपरा को सेल टैक्स या इनकम टैक्स लागू करने का इख्तियार नहीं। FTO ने साफ कहा कि KLT को कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक सार्फिन से सेल टैक्स और इनकम टैक्स वसूल कर रहा है, जबकि दीगर 11 डिस्कोस इस उसूल पर अमल नहीं कर रहे, जिससे सार्फिन पर गैर मुसाफी माली बोझ पड़ रहा है। अशरफ खान, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।